हेलो एवरीवन। गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का। अर्चना गुड मॉर्निंग। प्रीति, अर्चना, गोदावरी, सभी को गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग। चलिए बढ़ते हैं हम आज के सेशन की तरफ। मैं चाहूंगा कि आप सभी म्यूट कर लें ताकि हम क्लास को शुरू कर सकें। ठीक है, थोड़ी सी देर का इंतजार करते हैं, उसके बाद हम क्लास को शुरू करेंगे। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग प्रीति। ओके ठीक है, ममिता गुड मॉर्निंग। क्या आप सभी तक मेरी ऑडियो वीडियो आ रही है? एक बार बताइए मुझे। क्या ऑडियो वीडियो सभी तक क्लियर आ रही है? जल्दी से बताइए। ओके ओके, वेरी गुड। क्लियर है, ठीक है। अभी ज्वाइन कर रहे हैं धीरे धीरे सभी, उसके बाद हम शुरू करते हैं। ठीक है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन जो आपको सामने लिखी हुई दिखाई दे रही है, वो तो आपको पता ही है। न्यू कोर्स हमारा शुरू होने वाला है। ठीक है ना, इसकी इन्फॉर्मेशन मैं आज आपको इवनिंग में दूंगा। तो आज हम इवनिंग में एक सेशन रखेंगे। ठीक है। गुड मॉर्निंग अजय बाबू। जिसमें आपको आने वाले सेशन के बारे में, आने वाले कोर्स के बारे में जानकारी दी जाएगी। ठीक है, जो ये आपके सामने एडवांस कोर्स ऑन ज्योग्राफी फॉर 2022 दिखाई दे रहा है, इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो इवनिंग में ये सेशन रहेगा, तो आप सभी इसमें उपस्थित रहें ताकि हम क्लास को देख सकें और क्या क्या आपको इसमें मिलने वाला है, और किस तरीके से आप आसान तरीके से, इंटरेस्टिंग तरीके से अपने जेआरएफ के ड्रीम को, यूजी नेट जेआरएफ के ड्रीम को अचीव कर सकते हैं। ये हम उसमें देखेंगे। बिल्कुल जूम पर ही होगा। क्या क्या आपको इसमें मिलने वाला है वो सब इसमें डिस्कशन किया जाएगा। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग अंकित। गुड मॉर्निंग। अंकित से अंकित। अच्छा है। चलिए बढ़ते हैं आगे अपने सेशन की तरफ, और मैं आपको लेके चलता हूँ अब। कल हमने कहाँ तक क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे, बताइए जरा। किसी को याद है कुछ? हम्म, कहाँ तक? मुझे लग रहा है कि 40+ हो गए थे, है ना? और तब तक आप सभी देखिए अपना जो माइक है उसको म्यूट करके रखें। ये भी हो गया है। ये क्वेश्चन का लास्ट हुआ था, करेक्ट है? तो आज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। गुड मॉर्निंग किरण, गुड मॉर्निंग। देखिए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है आज का। क्या कह रहा है ये, आपको बताना है। हम्म, आपसे पूछ रहा है कि A B B C C D और इस ग्राफ के अनुसार क्या सीक्वेंस सही रहेगा। और पोल में आपको आंसर देना है। ओके, ऑप्शंस आ रहे हैं अलग अलग।
लेकिन ओके, ठीक ठीक ठीक। आप बी ऑप्शन लगा रहे हैं। करेक्ट ऑप्शन क्या होगा हम देखते हैं जरा इस ग्राफ को देखने के बाद। ठीक, वेरी गुड वेरी गुड। सभी के सभी को लगाना है ऑप्शन, ठीक है। बैठे मत रहना मूक बधिर की तरह। अब इस डायग्राम में देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा, सबसे पहला क्या है, ए बी। ए बी का मीन्स ये हो गया सबसे पहले पे कॉमर्शियल हो गया है, बी सी रेसिडेंशियल, और सी डी इंडस्ट्रियल। तो इस सीक्वेंस को आप अरेंज कर सकते हैं। ये क्या है, इकोनॉमिक रेंट। आप बता सकते हैं मुझे कि ये किस कॉन्सेप्ट से संबंधित होगा? क्या आप मुझे बता सकते हैं किस थ्योरी किस कॉन्सेप्ट से संबंधित है ये? बताइए, किसी को जानकारी है? हाँ, बताइए जरा। ये है आपका, हाँ, रेंट थ्योरी तो बात की गई है, लेकिन किस एक इंपॉर्टेंट थ्योरी में? बिल्कुल बिल्कुल, वेरी गुड। तो ये क्या है, रेंट थ्योरी है। इस चीज को आप ध्यान रखें। तो सही जवाब हो गया कॉमर्शियल। फिर आपको इसमें सीक्वेंस दिखाई दे रहा है, रेसिडेंशियल और इंडस्ट्रियल। तो ये तीन सीक्वेंस है। और रेंट थ्योरी आपको जानकारी होगी कि जैसे जैसे आप मार्केट प्लेस से दूर बढ़ेंगे तो इसका जो रेंट है वो इंक्रीज होता जाएगा। क्यों? क्योंकि उसमें ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी ऐड होता चला जाता है। समझ रहे हैं? इसीलिए सेंटर पॉइंट से दूर जाने पर फाइनल जो प्रोडक्ट की कॉस्ट है वो इंक्रीज हो जाती है। देखिए आप जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ रहा है तो रेंट उसकी आ, यहाँ पर पास में तो सबसे ज्यादा होगी, लेकिन दूर जाने पर रेंट रेंट मतलब जो उसको प्रॉफिट है, प्रॉफिट कम हो रहा है। समझ रहे हैं बात? क्या हुआ, ये बाकी ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं क्या? चलो आगे देखिए, आगे क्या पूछ रहा है? आपसे पूछ रहा है इसमें कि विटेल्सी का जो एग्रीकल्चर सिस्टम का क्लासिफिकेशन है, उन्होंने पूरे विश्व को कितने एग्रीकल्चर रीजन में डिवाइड किया है? बहुत ही आसान सवाल है, इसका जो गलत करेगा तो आपको पाप लगेगा। और बाकी सभी जो बाद में देखते हैं, मैं आप सबसे कहूंगा कि लाइव क्लास ज्वाइन कीजिए। वेरी गुड। तो ये तो आप सभी जानते हैं, कुछ बुक्स में देखिए आपको 14 दिखाई देगा, लेकिन वो सही नहीं है। आपको हमेशा क्या सेलेक्ट करना है, 13। 13 रीजन में उन्होंने डिवाइड किया था। अब इन 13 रीजन को आप कैसे याद करेंगे? तो इसका आसान तरीका है, सबसे पहले आपको एक मैप दिया गया है। जो प्लस पर थे उनको तो मैंने मैप दिया था, और आगे जब हम कोर्स करेंगे उसमें भी आपको मैप दूंगा जो बुक में दिया रहता है। उस मैप को आपको ठीक से ऑब्जर्व करना है, और जो 13 रीजन है, कौन सा रीजन कहाँ पर आपको मैप में दिखाई दे रहा है उसको देखते चलना है। दूसरा, इन्होंने अपनी जो थ्योरी है वो कब दी थी? 1936 में दी थी। एक बुक लिखी थी इन्होंने, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या नाम है उस बुक का? एग्रीकल्चर सिस्टम ऑफ द वर्ल्ड। ये आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, ठीक है। इसके अलावा इसके अलावा पीवाईक्यूज में जो भी क्वेश्चन पूछे जाएं तो उनको आप जरूर से क्या करें, प्रिपेयर रखें, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखिए, कह रहा है कि इनमें से कौन सा ग्रुप ऑफ कंट्रीज हैं जो कि लीडिंग टोटल कोल इंपोर्ट ऑफ द कंट्री अकॉर्डिंग 2000, अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड कोल एसोसिएशन। निम्नलिखित में से देशों के समूह में से 2013 के विश्व कोयला संगठन के अनुसार विश्व के अग्रणी कुल कोल आयातक देशों का समूह है, कौन सा है? विभाग, हेलो, बताइए जरा, कौन सा है? ऑप्शन ए, बी, सी, डी, क्या करेक्ट होगा?
इनमें से लीडिंग कोल इंपोर्ट कंट्रीज में कौन कौन सी 3 कंट्रीज आएंगी, 3 या 4 कंट्रीज? बांग्लादेश, साउथ अफ्रीका, फ्रांस, इंडिया। पोलैंड, साउथ अफ्रीका, जापान, फ्रांस। चाइना, जापान, इंडिया, साउथ कोरिया। जापान, साउथ कोरिया, फ्रांस, कनाडा। बताइए जरा, ABCD क्या करेक्ट ऑप्शन होगा? अभी जब मैं आपको नया मिनरल डाटा कराऊंगा ना, उसमें बताऊंगा कि भारत किस किस कौन कौन से ऐसे मिनरल्स हैं जिनमें 100% सेल्फ रिलायंस है और किस में नहीं है। तो यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं। जो नया मिनरल्स का डाटा आया है, इंडियन मिनरल रिपोर्ट 2020-21, ये रिपोर्ट मैं आपको करवाने वाला हूँ बहुत जल्द। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है जापान। तो इस तरीके के जो सवाल आते हैं ना, उससे आप उसको आप आराम से प्रिपेयर कर लेंगे। चाइना, जापान, इंडिया, कोरिया, साउथ कोरिया। 2013 के अकॉर्डिंग, वर्ल्ड कोल एसोसिएशन के अकॉर्डिंग, ये 3-4 इंपॉर्टेंट ऐसी कंट्रीज हैं जो कि वर्ल्ड की लीडिंग कोल इंपोर्ट कंट्रीज कहलाती हैं। और आप जानते हैं भारत में जो कोयला मिलता है वो, सबसे पहले तो कोयला 4 प्रकार का होता है: एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट, पीट। एंथ्रेसाइट सबसे उत्तम कोटि का कोयला होता है। पीट सबसे निम्न कोटि का कोयला होता है, सबसे लो क्वालिटी का होता है। कोयले की क्वालिटी या फिर उसकी जो बैड क्वालिटी है वो किस पर डिपेंड करती है कि इसमें कार्बन का कंटेंट कितना है और मॉइस्चर का कंटेंट कितना कम है। जितना मॉइस्चर कम होगा उतना ही कोल की क्वालिटी बेहतर होगी। जितना कार्बन ज्यादा होगा कोल अच्छा होगा, और कार्बन कम मॉइस्चर ज्यादा तो कोल की क्वालिटी लो हो जाती है। इसका मतलब है एंथ्रेसाइट में सबसे ज्यादा कार्बन मिलता है और मॉइस्चर कम मिलता है। इसमें कार्बन सबसे कम है और मॉइस्चर सबसे ज्यादा है। भारत में 98% कोयला जो है वो आपका बिटुमिनस टाइप का मिलता है, जो कि गोंडवाना क्रम की चट्टानों को बिलोंग करता है। ये पढ़ा है ना हमने। और गोदावरी नदी की घाटियों में और दामोदर वैली घाटियों में और इस तरीके की घाटियों में आपको ये कोयला मिलता है। बाकी लिग्नाइट और पीट भी मिलता है, एंथ्रासाइट भी मिलता है। तो ये सब आप ध्यान में रखना। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। रिजले का जो रेशियल क्लासिफिकेशन है, इंडिया का रेशियल क्लासिफिकेशन, उसमें आपको इंडो आर्यन इनमें से कौन से दिखते हैं? द्रविडियन, मंगोलाइट, मंगोल द्रविडियन। बताइए जरा, कौन होंगे इनमें से? लगाइए फटाफट। इंडो आर्यन मैप दिया गया होगा, मैप से इस तरीके के सवाल आपको मैप से प्रिपेयर करने हैं। फिर आएगा द्रविडियन, मंगोलाइट, मंगोल द्रविडियन। मौमिता ने सबसे पहले जवाब दिया डी। ओके, बाकी बताइए क्या सही जवाब होगा? और अपने सहपाठियों को भी बोला है आंसर दो, क्यों चुप हो? वेरी गुड, सबके सब आंसर दीजिए। गलत होगा देखी जाएगी। क्लास में बैठ के सही या गलत की नहीं सोचनी चाहिए, बस आंसर देना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये वो जगह है जहां पर आपको तराशा जाता है, तो उसमें कसर मत छोड़ो। देते रहो आंसर, चाहे गलत हो सही हो। सही देने का प्रयास करो, गलत होने से मत डरो। ये 2 बात बस ध्यान रखो। ठीक है, चले देखिए, इंडो आर्यन बिलोंग करते हैं इनमें से। आप इंडो आर्यन, आप ध्यान रखिए आर्यन किस तरफ से आए थे। जो उत्तर पश्चिम एरिया है तो उसी तरफ इंडो आर्यन रेस मिलेंगी। तो हरियाणा के जो जाट्स हैं वो इंडो आर्यन को बिलोंग करते हैं। अगर आपने ये मैच कर दिया, पहले का अगर 3 है तो इसके अनुसार देखिए सिर्फ और सिर्फ आपका डी या फिर फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगर ऐसे सवाल थोड़े से टफ क्वेश्चन आते हैं ना, जो मतलब टफ का मतलब ये कि फैक्चुअल,
तो उसमें आप क्या करेंगे, देखेंगे कि किस एक में बन जा रहा है। अगर नहीं भी होता है समझ में भी ना आए तो पहले तो मैच करने की कोशिश करो, लेकिन एक भी मैच हो जाता है इनमें से तो बन जाता है ये। फिर बी का देखो, सिर्फ आप इसे भी मैच कर देंगे तो भी हो जाएगा, द्रविडियन आपका ये भील्स ऑफ राजस्थान। और भील का एक फोक डांस है जो बड़ा फेमस हुआ है एक मूवी के आ जाने से। क्या नाम है, आप उसका बता सकते हैं? इनका एक लोक नृत्य है प्रसिद्ध, जिसे क्या बोलते हैं, एक मूवी का गाना भी है वो के ऊपर। फिर आप देखिए, सिर्फ आप इसे मैच कर देंगे, मंगोल यानी कि आपके जो भूटियाज हैं उत्तराखंड के। मंगोल आप जानते हैं कि नॉर्थ में है, तो उत्तराखंड के जो भूटियाज है वो इन्हीं को बिलोंग करते हैं। नहीं याद आ रहा है? घूमर, घूमर, घूमर। और मंगोल और द्रविडियन ये हैं ब्राह्मण्स ऑफ उड़ीसा। याद आ गया? तो इनमें से आप देखिए किसी एक को भी मैच कर दीजिए तो हो जाता, किसी एक को बस, ज्यादा भी मैच नहीं करने हैं। समझ रहे हैं? नेक्स्ट देखिए। दीपिका ने किया है। ओके, वेरी गुड, बताइए। Indian Ocean has become the military base of many superpowers. There is strong geopolitical benefits in Indian Ocean and adjacent countries. हिंद महासागर कई महाशक्तियों का सैन्य अड्डा बन गया है। क्यों? अब नीचे कारण पढ़िए। कारण पहले दिमाग में सोचिएगा कि हिंद महासागर और निकटवर्ती देश काफी भौगोलिक राजनीतिक लाभ हैं इसके। तो बताइए क्या सही जवाब होगा? क्या ऐसा है? अगर है तो क्यों है? और नीचे कोड में देख के आंसर बताइए जरा। ओके, ओके। तो इसका सही जवाब क्या है? बी, ए, बी, ए इसका जवाब आ रहा है। ओके। तो इसका सही जवाब है आपका, देखिए इंडियन ओशन जो है वो मिलिट्री बेस, यहाँ पे कई सारे आप जानते हैं इंडियन ओशन में बहुत सारे कंट्रीज हैं, उसके आसपास जो नेबरिंग कंट्रीज हैं उन्होंने अपना मिलिट्री बेस स्थापित किए हुए हैं। तो कई सुपर पावर्स का ये मिलिट्री बेस है। क्यों? क्योंकि ये जियोपॉलिटिकली बहुत ज्यादा इसके बेनिफिट्स हैं। इसी वजह से तो जो आसपास आसपास के कंट्रीज हैं उन्होंने इसका मिलिट्री बेस के रूप में इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ये, ए। ये तो गलत है। बोथ ए एंड आर करेक्ट है और आर ए का करेक्ट एक्सप्लेनेशन कर रहा है। ठीक है। जब भी देखिए क्लास में ज्वाइन करें तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमेशा, लेकिन म्यूट करके ज्वाइन करें। ठीक है, जिससे अचानक से किसी को डिस्टरबेंस ना हो। चलिए बताइए, स्टेट और ट्राइब्स ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और जैसे आपने लेक्स पढ़े हैं वैसे ही आपको ट्राइब्स भी याद करने हैं, वैसे ही आपको नेशनल पार्क भी याद करने हैं, वैसे ही आपको बायोस्फीयर रिजर्व और इसके अलावा सॉइल, वेजिटेशन सब इसी प्रकार से याद होंगे और बहुत ही आसानी से याद हो जाएंगे। तो सही जवाब बता रहे हैं सी। ओके, देखते हैं क्या है। ओके, देखिए गुजरात, गुजरात तो यहाँ पर आपको भील भी मिलते हैं। अब आप सोचेंगे कि यहाँ पे भील, तो हाँ मेन तो ये भील जो है राजस्थान के हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि एक ट्राइब सिर्फ एक ही स्टेट में मिलेगी। उनके लिए पॉलिटिकल बाउंड्रीज रिस्ट्रिक्टेड हैं, वो कहीं दूसरी जगह भी जा सकते हैं। तो भील कुछ मात्रा में आपको महाराष्ट्र में, गुजरात में भी दिखाई देते हैं। तो अगर आपने पहले का 4 मैच कर दिया, सिर्फ इसको मैच करने से ही हो जाएगा। मध्य प्रदेश का है जी गुजरात। मध्य प्रदेश में कौन सी मिलेंगी? तो इसमें मिलेंगे आपको गोंड। और गोंड जनजाति के बारे में एक खास बात आपको याद रखनी है, क्या कि गोंड भारत की क्या है?
जल्दी से बताइए क्या है गोंड भारत की, फटाफट बताइए। परसेंटेज में, संख्या में क्या है सबसे ज्यादा? और असम में सिर्फ इसको मैच कर दीजिए, ये इसको मैच कर दीजिए, मिकिर आ जाएगा। और उड़ीसा का आ जाएगा खोंड। अब जवाब नहीं दिया आपने कि गोंड के बारे में क्या याद रखना है, कि गोंड भारत की सबसे ज्यादा जनसंख्या वाली ट्राइब्स है। ठीक है, मध्य प्रदेश में मिलती है जो कि। ओके, चलिए आगे देखिए। बिल्कुल। कंट्रीज और उनके पार्टी सिस्टम, किस कंट्री में कौन सी पार्टी सिस्टम चलता है? बताइए। यूएसए, चाइना, इंडिया, यूके। किस कंट्री में वन पार्टी सिस्टम है, टू पार्टी सिस्टम है, थ्री पार्टी या मल्टी पार्टी? मैच कीजिए जरा। ओके, तो मैच कीजिए, मैच कीजिए। आपको बताना है डायरेक्टली मैच करके कि इनमें से कौन सा ऑप्शन है। एक है, दो है, तीन है या फिर चार है? बताइए। बी के बाद क्वेश्चन मार्क? क्या मतलब है इस बात का? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप मुझसे पूछ रहे हो? पहले बताओ फिर मैं पूछूंगा, फिर मैं बताऊंगा। देखो कुछ तो आप जानते ही हो इनमें से, अगर सबका नहीं जानते हो लेकिन कुछ का तो फिर भी जानते हो। ओके, श्योर। ठीक है। जैसे कि आप चाइना तो जानते ही हो कि वन पार्टी सिस्टम है, यहाँ पर एक ही सरकार है ना? तो अगर आपने ये मैच कर दिया बी का एक, तो क्या होगा इनमें से? देखिए। या फिर आप इंडिया का मैच कर दीजिए, क्या भारत में आपको एक ही प्रकार की पार्टी, एक ही पार्टी दिखती है, या सिर्फ दो पार्टी या सिर्फ तीन पार्टी दिखाई देती है? बताइए मुझे। जैसे भारत में बहुत सारे मौसम बदलते हैं ना, वैसे ही भारत में पार्टियां भी बहुत सारी हैं। तो इंडिया मल्टी पार्टी कंट्री है। तो आप इसको मैच कर दीजिए थर्ड का फोर्थ, तो ये मैच हो गया बस। एक से ही वैसे भी मैच हो जाता। और यूएसए का आप जानते ही टू पार्टी सिस्टम है, और यूके में आपका ये थ्री पार्टी सिस्टम है। हो गया मैच। इस तरीके से इसको आप याद रखिएगा। राजनीतिक भूगोल का सवाल है, और हम पॉलिटिकल ज्योग्राफी में मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इस तरीके के टॉपिक्स रेयरली पूछे जाते हैं, तो इनको भी हम प्रिपेयर करेंगे अपने एडवांस कोर्स में। बिल्कुल बेस से और एडवांस लेवल तक आपको लेके जाएंगे। जिन्होंने एनसीईआरटी पढ़ी भी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, एनसीईआरटी सब उसमें इंक्लूडेड होंगे। ठीक है। तो आपको, और एक मैं और बैच भी चलाऊंगा, जो एक बेस, जैसे जो प्रिपरेटरी बैच होगा। प्रिपरेटरी बैच में यानी कि जो स्टूडेंट अभी बीए कर रहे हैं, डजेंट मैटर वो फर्स्ट ईयर में है, सेकंड ईयर में या फिर थर्ड ईयर में है, तो प्रिपरेटरी कोर्स में क्या होगा, उनका बेस क्लियर किया जाएगा। बेस क्लियर किया जाएगा मतलब जैसे उनका बैकग्राउंड नहीं है ज्योग्राफी का, तो वो सारी चीजें उनको उसमें सिखाई जाएंगी। और जो स्टूडेंट बीए के फाइनल ईयर में आ गए तो वो ज्वाइन कर सकते हैं हमारा एडवांस कोर्स। चलिए इसका बताइए। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इज द बेस ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ कास्ट रीजन, जाति प्रदेश की संकल्पना का आधार है? बताइए जरा। जाति प्रदेश संकल्पना, जाति प्रदेश का मतलब क्या होगा? अगर हम किसी भी रीजन को डिवाइड कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए मैं कह रहा हूं आपसे कि ये इस रीजन में किसी एक पर्टिकुलर टाइप की क्रॉप ज्यादा उपजाई जाती है ना? जैसे मान लीजिए हम वेस्ट बंगाल की बात करें, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर गेहूं की तुलना में, या फिर जूट की तुलना में, या फिर अगर आप दूसरा चीज देखिए, कोई दूसरी फसल है जो यहाँ पर नहीं उपजाई जाती है, जैसे शुगर केन या गन्ना बोल लीजिए, उनकी तुलना में सबसे ज्यादा चावल की खेती होती है। तो ये चावल प्रदेश है, या फिर हम इसको आपका राइस रीजन कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि इस क्षेत्र में बाकी की तुलना में
बाकी के अनुपात में चावल का जो हिस्सेदारी है वो सबसे ज्यादा है। ऐसे ही अगर हम कास्ट रीजन बोलें, इसका मतलब है कि बाकी कास्ट की तुलना में या उनके प्रोपोर्शन में कोई एक पर्टिकुलर टाइप की कास्ट यहाँ पर ज्यादा है। इसी को हम क्या बोलेंगे, प्रोपोर्शन ऑफ ए कास्ट इन ए पॉपुलेशन। किसी क्षेत्र की पॉपुलेशन में किसी एक खास कास्ट का ज्यादा प्रोपोर्शन होना कास्ट रीजन कॉन्सेप्ट है। तो करेक्ट ऑप्शन हो गया इसका ये। अब ये तो देखो न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ ऑफ ए कास्ट, सोशल रैंकिंग इन ये सब नहीं होंगे, इसका करेक्ट ऑप्शन है थर्ड ये देखते ही आपको इसमें समझ आ जाएगा। जब भी कोई सवाल सॉल्व कर रहे हैं देखिए उसके बारे में सोचिए कि आप ये वाला ऑप्शन अगर सोच रहे हैं तो क्यों सोच रहे हैं, क्या आपके पास इसका कारण है। अगर आप अपने दिमाग में ये कारण सोचोगे ना कि मैंने ये क्यों लगाया है या मैं क्यों लगाना चाह रहा हूँ या चाह रही हूँ, तो आप निश्चित रूप से देखो उसको सवाल सॉल्व कर ही दोगे। आपने अगर कोई टॉपिक इनमें से डायरेक्टली नहीं पढ़ा है लेकिन इनडायरेक्टली आप जानते हो, समाज में रहते हो, ज्योग्राफी पढ़ी है आपने, बहुत सारे यूनिट्स पढ़ लिए हैं, अब तो लास्ट स्टेज में वैसे भी, तो इसलिए थोड़ा सा सोच समझ के लगाओ, ठीक है। आगे देखिए, ये प्लेस ऑफ ओरिजिन है, ये प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन है। नेगेटिव फैक्टर, पॉजिटिव फैक्टर, माइग्रेंट जा रहे हैं, इंटरवेनिंग ऑब्स्टेकल्स हैं इनके बीच में, तो ये किसका होगा। ये तो बहुत ही आसान है आप सबके लिए, ये तो हमेशा करते ही रहते हो। इसको बोलेंगे हम, क्या ये जेलेंस्की का मोबिलिटी मॉडल है, नहीं। क्या ये रेले का मॉडल है, माइग्रेशन मॉडल, नहीं। क्या ये घोषाल का मॉडल है या फिर ये ली का मॉडल ऑफ माइग्रेशन है। ली का माइग्रेशन मॉडल है जिसमें एक प्लेस ऑफ ओरिजिन होता है, प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन होता है, इसमें माइग्रेंट जाते हैं, इनके बीच में ये नेगेटिव फैक्टर, पॉजिटिव फैक्टर, जहां से लोग जा रहे हैं वो नेगेटिव फैक्टर्स है वहां पे, यानी कि कुछ ऐसे फैक्टर्स, ली की एक मॉडल है जिसको बोलते हैं, अब नेगेटिव फैक्टर का मतलब यहाँ से बाहर उसको धकेलने वाले, वो यहाँ पर नहीं रहना चाह रहा है। ऐसे कौन से फैक्टर हो सकते हैं, बैड इन्वायरमेंट फेवरेबल नहीं है, पॉलिटिकल कंडीशंस ऐसे नहीं है, सोशल कंडीशंस है ना, तो ये पुश फैक्टर है जो किसी एक व्यक्ति को धकेलते हैं बाहर की तरफ। वहीं इसके विपरीत ये ऐसा रीजन है जो कि इनको अट्रैक्ट कर रहा है अपनी तरफ, तो उनको बोलेंगे कि हम वो पुल फैक्टर है। जैसे यहाँ पर रोजगार बहुत अच्छा है, रोजगार, जॉब यानी कि जॉब सिक्योरिटी है, यहाँ पर एजुकेशन फैसिलिटीज हैं, यहाँ की सोसाइटी बेहतर है, एनवायरनमेंट बेहतर है, ये सारी चीजें हैं। तो ये ली का पुश एंड पुल फैक्टर थ्योरी है। ये तो बहुत ही आसान सवालों में से एक है। नेक्स्ट देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रीजन इज डिफाइंड एज ए continuous geographical area characterized by कल्चरल होमोजेनिटी। बताइए। सही जवाब क्या होगा, ध्यान से पढ़िए, मैंने आपको क्लास में बताया हुआ है। ओके, वेरी गुड। क्या कहेंगे इसको, एक ऐसा रीजन है जहां पर यहां से लेकर यहां तक, यहां से लेकर यहां तक एक ही प्रकार का कल्चर प्रैक्टिस किया जाता है, कल्चरल होमोजेनिटी, या फिर आप कह सकते हैं सांस्कृतिक सजातीयता है। अब बहुत ही आसान है, इसको पॉपुलेशन रीजन तो नहीं कहेंगे, सेटलमेंट जोन भी नहीं कहेंगे, ज्योग्राफिकल रीजन भी नहीं कहेंगे। ऐसा ज्योग्राफिकल रीजन जहां पर एक ही प्रकार का कल्चरल प्रैक्टिस किया जाता है, कल्चरल रियलम कहलाता है। रियलम बहुत बड़ा क्षेत्र होता है, तो इसको कल्चरल रियलम बोलेंगे। ये बताया था आपको मैंने जब लाइव क्लास करी थी यूट्यूब पर, आपको याद है, व्हाइट बोर्ड पर लाइव क्लास करी थी यूट्यूब पर, उस समय पर भी बताया था, और साथ ही मैंने आपको अनअकैडमी पर भी बताया था। ठीक है ना, कल्चरल रियलम इसको बोलेंगे। किसी भी क्षेत्र को कल्चरल एरिया कब कहते हैं कि ये कल्चरल एरिया है। कल्चरल एरिया के लिए सबसे पहली कंडीशन है एरिया होना, रीजन होना। जब एक ज्योग्राफिकल एरिया होता है और उस पर ह्यूमन एक्टिविटीज इम्पोज्ड हो जाती हैं, तो ये बन जाता है क्या, कल्चरल रीजन। और कल्चरल रीजन का कॉन्सेप्ट किसने दिया है, कॉन्सेप्ट ऑफ कल्चरल रीजन, क्या आप मुझे बता सकते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ कल्चरल रीजन या कल्चरल ज्योग्राफी, बताइए फटाफट। बिल्कुल, ज्योग्राफिकल एरिया प्लस ह्यूमन एक्टिविटी इज इक्वल टू कल्चरल रीजन। वेरी गुड, कार्लो सावर, सी फॉर कार्लो सावर, सी फॉर कल्चरल रीजन। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा
कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हैज 12th शेड्यूल फंक्शंस टू म्युनिसिपल बॉडीज। इनमें से कौन सा अमेंडमेंट है जिसकी वजह से म्युनिसिपल बॉडीज को या फिर जो नगर निगम है उनको इंक्लूड किया गया था? अब इसका मतलब ये नहीं है कि सारे के सारे अमेंडमेंट याद करते रहे, संविधान संशोधन कौन से पहले में क्या हुआ, 42वें में क्या हुआ, 44वें में क्या हुआ, ये नहीं करना है। ये कभी ये इसका संबंध है क्योंकि क्यों पूछ रहा है ये। अब आप सोचो कि इंडियन ज्योग्राफी में या फिर रीजनल प्लानिंग डेवलपमेंट में आपको प्लानिंग होती है ना, प्लानिंग आपको पढ़ना पड़ेगा, जिसमें रीजनल प्लानिंग में आपको भारत में मल्टी लेवल प्लानिंग होती है, जिसमें एक तो सेंटर, स्टेट या फिर इसके अलावा थर्ड जो है वो लोकल बॉडीज के लेवल पे, जैसे म्यूनिसिपैलिटीज और ये ग्रामीण पंचायत, ग्राम पंचायतें। इसीलिए ये वहां से पूछा गया है, अदरवाइज नहीं पूछता। वेरी गुड। 11th में आप जानते हैं इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है कि ये 74th अमेंडमेंट जब हुआ था तो ये आपका किससे संबंधित है? म्यूनिसिपैलिटीज बॉडी से है। लेकिन 73rd की बात अगर करें तो वो नगर निगम से है, नगर पंचायतों से है। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना। ये 11th शेड्यूल में इंक्लूडेड है और ये आपका 12th शेड्यूल में इंक्लूडेड है म्यूनिसिपैलिटीज। ठीक है, बस इसमें आपको इतनी बात याद रखनी है, ये म्यूनिसिपैलिटीज, ये नगर निगम, अगर 73rd का कभी पूछ ले तो भविष्य में। आगे देखिए, सिटी ऑफ दैट, सिटी ऑफ नीड, सिटी ऑफ सुपर फ्लोरिटी, ये इनमें से किस मॉडल से संबंधित है? 4 मॉडल आपके सामने नाम दिए गए हैं, बताइए जरा किससे संबंधित होगा ये मॉडल। और इवनिंग में आज एक क्लास है जिसमें आपको मैं नेक्स्ट अपकमिंग कोर्स के बारे में बताने वाला हूँ, जो 2022 के बैच शुरू होने वाले हैं, तो उस सभी उसमें भी आपको उपस्थित रहना है। स्लाइड नहीं आ रही है क्या? ऐसा है? आ गई, चलो बढ़िया है। इसका तो बहुत ही आसान सवाल है, आसान जवाब है, एक्सप्लोरेटिव मॉडल ऑफ अर्बन स्ट्रक्चर। ये किसका मॉडल है आप मुझे बता सकते हैं? एक्सप्लोरेटिव मॉडल ऑफ अर्बन स्ट्रक्चर, ये किसका मॉडल है जिसमें सिटी ऑफ डेथ, सिटी ऑफ नीड, सिटी ऑफ सुपर फ्लोरिटी के बारे में बात की गई है? फटाफट बताइए, कुछ नाम याद आ रहा है? विलियम बुंगे, विलियम बुंगे का है ये। मल्टीपल न्यूक्लियर थ्योरी, सेक्टर थ्योरी, सोशल एरिया एनालिसिस मॉडल, ये तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं, इनका बताइए। मल्टीपल न्यूक्लियर थ्योरी, जल्दी से बताइए, मल्टीपल न्यूक्लियर थ्योरी। बिल्कुल, हैरिस और ओलमैन। सेक्टर सेक्टर थ्योरी, ये गलत है, हाँ, सही उसका वो है सेक्टर थ्योरी। ओके, वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, टू स्टडी रीजनल इम्बैलेंस एंड रीजनल डिस्पैरिटी इन इंडिया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड वाज अप्लाइड। यानी कि भारत में अगर आपको क्षेत्रीय विसंगतियों को या क्षेत्रीय असमानताओं का अध्ययन करना है तो इनमें से कौन सी प्रणाली प्रयोग में लाई गई है या लाई जाएगी? अनवेटेड रैंक, कंपोजिट इंडेक्स मेथड, प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस, इनपुट आउटपुट एनालिसिस।
कौन सी होगी बताइए जरा। भारत में क्षेत्रीय असंतुलनों तथा विसंगतियों का अध्ययन करने के लिए इनमें से कौन सी प्रणाली प्रयोग में लाई जाएगी। बाकी सभी बताइए। अर्चना और किरण ने बताया है, प्रीति। कौन सा मेथड होगा? तो इसका सही जवाब है बाकी। बाकी नहीं बता रहे हैं। कांता, मौमिता, बताओ जल्दी। चाहे सही होगा गलत होगा कोई फर्क नहीं पड़ता, जल्दी से बताइए। समय कम है। 3-4 मिनट और है। देखिए, जब भी आपको अब इसमें सोचते हैं हम, देखो कैसे करके सोचेंगे, इसका जवाब हमें निकल के आ जाएगा। रीजनल इम्बैलेंस के बारे में कि एक क्षेत्र ये है और एक क्षेत्र ये है, ये इतना डेवलप क्यों है और ये इतना पिछड़ा हुआ क्यों है। तो इसके कारण होंगे ना कुछ, हमें उन कारणों को सोचना है। और जब हम कारण सोचने का प्रयास कर रहे हैं तो क्या सिर्फ एक ही फैक्टर होगा ऐसा? क्या एक ही फैक्टर होगा जिसकी वजह से ये बहुत डेवलप है, या फिर ये बहुत ज्यादा पिछड़ा हुआ है? तो ये तो कॉज एंड इफेक्ट वाला मेथड है ना, कॉज एंड इफेक्ट वाला, जिसमें ये एक कारण होगा इसकी वजह से, जैसे आपने क्यूमुलेटिव कॉजेशन मेथड में पढ़ा हुआ है। ये यहाँ पे मान लीजिए कोई एक ऐसा फैक्टर है, ज्योग्राफिकल फैक्टर, जिसकी वजह से यहाँ पर बाकी जो दूसरे फैक्टर्स हैं वो और ज्यादा लो होते जा रहे हैं। इस कारण से ये जो रीजन है ये और ज्यादा पुअर और पुअर और पुअर होता जाता है। तो एक फैक्टर नहीं हो सकता। प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस में हम क्या जानकारी करते हैं कि इसमें किसी एक जानकारी, एक ऐसा मेन कंपोनेंट होता है जिसकी वजह से सारी चीजें हो रही हैं। लेकिन रीजनल डिस्पैरिटी हमें जब जानकारी चाहिए तो इनपुट आउटपुट एनालिसिस वहां पे काम आएगा। क्यों? इनपुट आउटपुट एनालिसिस में क्या होता है, एक एक फैक्टर, एक कॉज का क्या दूसरे पर प्रभाव पड़ रहा है और दूसरे जो प्रभाव उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, इसको एनालिसिस करते हैं। बात समझ में आ रही है आपको? इस तरीके की जो स्टडी है उसको बोला जाएगा आपका ये, इससे रीजनल डिस्पैरिटी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर है बात? बताइए, समझ में आ गया? यस और नो? कमेंट कीजिए। अब इससे आगे का सेशन होगा कल। और सॉरी, अभी इवनिंग में क्लास है, हाँ। इवनिंग की क्लास को मिस मत करना, उसमें हम आगे आने वाले सेशंस के बारे में जानकारी देखेंगे, क्या क्या आपको उसमें मिलने वाला है। ठीक है। टाइमिंग, टाइमिंग रहेगी हमारी 6 PM। टाइमिंग हमारी क्या रहेगी? 6 PM। ओके। तो आई होप कि आज आपने कुछ ना कुछ सीखा होगा। ओके, आप सभी भी अपना ध्यान रखिए, मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।